हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद सर नोबेल इंस्टीट्यूट से आपको मैं आज बीए इंट्रेंस और बीए एलएलबी इंट्रेंस की मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ ऐसा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जहां से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्या भाई देखते हैं कि हमारे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग राइटरों ने अलग अलग तरह से लिखा है और अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बुक हम उठाते हैं क्या, तो बीएल ग्रोवर एक ऐसे राइटर हैं जो कि यूपीएससी लेवल की तैयारी के लिए बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1498 यानी 1898 वास्को डिगामा एंट्री इन इंडिया। हम जब वास्को डिगामा पढ़ते हैं तो कुछ जो है मेडिवल का पार्ट यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट छूट जाता है। वहाँ मॉडर्न से स्टार्ट करते हैं, ब्रिटेन तक चले जाते हैं और ब्रिटेन के ही पार्ट को हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल से मर्ज करके बीएचयू इंट्रेंस के लिए क्वेश्चन निकालते हैं जो कि इंट्रेंस में आता है। क्या आता है, आज हम कैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, एक ब्रिटिश पढ़ाएंगे पहले, कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल शासक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल शासक मैं टॉपिक इसलिए दिया हूं कि यहां से भारतीय इतिहास में बहुत ही परिवर्तन होता है और भारतीय जो किंग थे, जो भारतीय क्षेत्रीय किंग थे, वो सारे लोग जो है ब्रिटिश के कब्जे में आने शुरुआत हो गए थे। कैसे आए तो देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ एस्टेब्लिश होती है 1613 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होता है ब्रिटेन में, वो होता है 1599 31 दिसंबर को वहाँ एस्टेब्लिश होता है। लेकिन वहाँ से जो हमारे यहाँ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो परिवर्तन होता है वह शुरुआत होता है बंगाल से। तो पहले हम बंगाल पढ़ेंगे कि बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक सहयोग के तहत मिलते हुए एक रणनीति किए और पूरे भारत को अंग्रेजी हैंड में कर दिया। अंग्रेजी हैंड में करने का मूल कारण क्या था, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ मुगल एम्पायर चल रहे थे। मुगल एम्पायर में एक शासक होता है जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब भाई कहा जाता है कि यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यानी सुन्नी मुसलमान एक शब्द यहाँ याद करना है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने जजिया टैक्स लागू कर दिया था और जो है ताजिया निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदू को होली त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने क्या किया कि एक जो है हिंदू था, यानी हिंदू थे जिनका नाम था राजा राम। ये राजा राम भाई हिंदू थे, इनको जो है इस्लाम धर्म में क्या किया, परिवर्तन करा दिया। और ये इस्लाम धर्म जब परिवर्तन हो गए तो राजा राम का नाम हो गया मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान भाई नाम चेंज करके औरंगजेब ने क्या किया कि 1701 में कहां का, तो बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ये बंगाल का सूबेदार रहता है और सूबेदार रहते ही होता क्या है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब डेथ कर जाता है। औरंगजेब जब डेथ कर जाता है तो मुर्शिद कुली खान अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। कोई ऐसा जो है मुगल एम्पायर में नहीं था कि उसको रोक पाए। जब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया तो 1707 में 1707 में ही बिहार और उड़ीसा को क्या करता है, बंगाल में मिला लेता है। बंगाल में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर किया क्या, भाई बंगाल की जो राजधानी रहती है, बंगाल की राजधानी पहले ढाका रहता है।
बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके लेकर चला आता है मुर्शिदाबाद। चेंजिंग याद करना है, किसने चेंज किया, यानी मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ला दिया और ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ला दी, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और क्या होता है कि ये जो है बंगाल को स्वतंत्र शासक माना जाता है। पूछा है क्वेश्चन कि बंगाल को किसने स्वतंत्र किया, पूछा है कि अवध को किसने स्वतंत्र किया, पूछा है कि हैदराबाद को किसने स्वतंत्र किया। जब मैं उत्तर मुगल कालीन बताऊंगा ये सारे जगहों को जो जो लोग स्वतंत्र किए हैं सबको मैं बताऊंगा। अभी मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की देख रहे हैं कैसे रणनीति होती है कि बंगाल जो है, कलकत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन जाता है और पूरे भारत को चलाने का शुरुआत कर दिया जाता है इसी बंगाल से। बंगाल में कहा जाता है कि राजा खां जैसे, सरफराज खां जैसे, अलीवर्दी खां जैसे शासक होते हैं और बंगाल भारत की सबसे जो है समृद्धशाली और शक्तिशाली प्रांतों में माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि यहाँ पर किसी भी किंग का दबाव उस तरह नहीं था जिस तरह भारत के अन्य एरियाज पर दबाव था। मुगल हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, लेकिन मुगल एक जो है क्या कहा जाए कि एक दुर्बल शासक के रूप में थे उस समय। ब्रिटिश का कब्जा उन लोगों को ऊपर हो चुका था। यहाँ से कहानी चेंजिंग होती है और हम पहुँचते कहाँ हैं कि बंगाल में कैसे चेंजिंग आए। बंगाल में चेंजिंग लाने वाला जो शासक था, हम देखते हैं कि 1717 यानी 1717 में एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर क्या किया भाई, तो फर्रुखसियर को एक बीमारी हुई रहती है, कहा जाता है कि जिसको लाइलाज बीमारी, जो भी वो थक चुका था मेडिसिन करके, ठीक नहीं हो पा रहा, नहीं ठीक हो पाने के कारण एक डॉक्टर आता है, कहाँ से, ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन का डॉक्टर जो था बेटा उसका नाम था चार्ली। कहा जाता है कि एंशिएंट चार्ली और लिली यानी एक ही व्यक्ति का दो नाम बताती है, एक चार्ली और एक लिली। आपको चार्ली और लिली दोनों याद करना है। फर्रुखसियर को बीमारी से ठीक कर देता है। जब ठीक कर देता है तो फर्रुखसियर ने किया क्या, उसकी सबसे बड़ी गलती प्लासी का युद्ध तक करवा दिया। ये सबसे बड़ा गलती था कि प्लासी का युद्ध होना इसी दस्तावेज के विरोध, यानी सिराजुद्दौला कहा कि अंग्रेज अपने मन के मत करें और अंग्रेजों को रोकने के लिए एक षड्यंत्रकारी प्लासी का युद्ध किया गया। अब हम आते हैं, कहते हैं कि इसका ये जो है ठीक हो गया तो 1717 में एक दस्तावेज देता है, कहता है कि अंग्रेज बिना टैक्स दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा व्यापार करने के लिए ये सारे जगह छूट मिल गई। अंग्रेज जो है बंगाल में अपना अस्तित्व जमाने स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज बंगाल में तो अपना अस्तित्व जमा रहे थे, लेकिन मैं बताया कि सरफराज खां, रजा खां और अलीवर्दी खां जैसे बंगाल के नवाब हुए। उन लोगों ने अंग्रेजों को व्यापार करने में छूट नहीं दी और अलीवर्दी खां एक सेंटेंस बोलते हैं कि अंग्रेज ऐसे हैं वह एक मधुमक्खियों के समान है, यदि उनको छेड़ोगे तो वो काट खाएंगे। कहीं देता है कि छेड़ने पर शहद देंगे, आपको याद करें वो छेड़ेंगे तो काट खाएंगे। उसी बीच बेटा एक जो है ट्रेजेडी होता है, कहाँ मुगल बादशाह के साथ। वो ट्रेजेडी क्या रहता है कि एक आता है ईरानी शासक जिसको कहा जाता है फारस किंग, जिसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। वह था नादिर शाह। नादिर शाह क्या किया कि अपने यहाँ ईरान में 1736 में गद्दी पर बैठता है और 3738 यानी मुल्तान से आक्रमण करते हुए काबुल, कंधार और लाहौर तक आ जाता है। हमारे यहाँ बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का मतलब ही समझ रहे हैं आप, एकदम निश्चिंत थे। और इस निश्चिंतता का कारण यह हुआ कि वह नादिर शाह मुगल बादशाह के यहाँ पहुंच गया और उनको एक वार करना पड़ा, एक युद्ध करना पड़ा। बेटा उस युद्ध को कहते हैं 1739 का कारनाल का युद्ध। ये कारनाल क्या,
कारनाल का युद्ध होता है। कारनाल एक प्लेस है बेटा, और यहाँ एक युद्ध होता है। उस कारनाल के युद्ध में होता क्या है कि बादशाह हार जाते हैं, मुगल बादशाह को हरा देता है कौन, नादिर शाह। और 57 डे तक यानी 57 दिनों तक नादिर शाह मुगल की गद्दी पर शासन करता है, फारस सिक्का चलवाता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। और हमारे यहाँ जो शाह जहाँ के द्वारा स्थापित की गई थी, कोहिनूर हीरे से जड़े, कौन सा भाई, तो कोहिनूर से हीरे से जो जड़ा था तख्त ए ताऊ, याद करेंगे, तख्त ए ताऊ कहा जाता है कि उस तख्त ए ताऊ को नादिर शाह उठाकर ईरान लेकर चला गया। अब जो है वो जब ईरान लेकर चला जाता है, ईरान लेकर जाता है जहाँ शर्त बहुत चीजें हैं। इनकी बेटी जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, उनकी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से किया जाता है। बहुत से इसमें ट्रेजेडियां होती रहती हैं। वह चले जाते हैं, चले जाने के बाद अली वर्दी खां आता है, शासक बनता है, वह भी बंगाल को सुरक्षित रखता है। अब हम आते हैं कि बंगाल को असुरक्षा कहाँ दिखाई देने लगा और बंगाल के नवाब असुरक्षित अपने आप को कैसे महसूस करने लगे। लिखना कम है, लिखना वही चीजें हैं कि जो चीजें टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लिखना है। ऐसे आप वीडियो को देखिए एक बार और देखकर इसको बैक करके मेरे लैंग्वेज से जो क्वेश्चन निकलता है उस क्वेश्चन को आप लिखते चले जाइए। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम चले आए, कहे कि भाई ये सारी कंडीशन हो गया, हम जो है कारनाल का वार तक करा दिए, नादिर शाह को प्रवेश करा दिए जो ईरानी नेपोलियन कहा जाता था, और यहाँ से ले गए हो कोहिनूर से हीरे से जड़े जो तख्त ए ताऊ को यहाँ से ले गए, जिसको मैमूर का सिंहासन कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अली वर्दी खां का नाती, अली वर्दी खां का नाती जिसका नाम सिराजुद्दौला, इसको जो है अप्रैल 1756 को बंगाल का किंग घोषित किया जाता है। बंगाल का किंग घोषित होना, सिराजुद्दौला का बंगाल का किंग घोषित होना और उसके पारिवारिक विवाद स्टार्ट हो जाना, यानी बंगाल के नवाब के लिए यानी उत्तराधिकारी के लिए 3 लोग जो है एकदम सिराजुद्दौला पर ऊपर थे, कहे कि नहीं हमको जो है बंगाल का नवाब बनाना चाहिए। कुछ होता नहीं है उन लोगों से, लेकिन विरोध में होते हैं, और यही विरोध क्या होता है, अंग्रेजों को बंगाल में मूल रूप से अस्तित्व प्रदान करती है। अब वो अस्तित्व कैसे प्रदान करती है बेटा, तो सिराजुद्दौला का चचेरा भाई क्या है, सिराजुद्दौला का चचेरा भाई इनका चचेरा भाई आता है जिसका नाम है शौकत जंग। यानी उत्तराधिकारी की जो लिस्ट में थे, सिराजुद्दौला को बना दिए, अली वर्दी खां का नाती था, ये लिस्ट में थे कि हमको भी बंगाल का गद्दी चाहिए। दूसरी भाई पहला फर्स्ट, दूसरा कौन, तो दूसरा घसीटी बेगम थी। अब कहा जाता है कि घसीटी बेगम जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गई। तीसरे जो व्यक्ति थे, तीसरे भी जो है चाहते थे कि हम भी नवाब बने, उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर भी अपने आप को नवाब बनना चाहता था कि हम भी नवाब बने। अब मीर जाफर कौन था, तो सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब तीनों लोग का विरोध होना, इस सभी का विरोध करना, और एक और काम की कलकत्ता में बंगाल में अंग्रेजों का अस्तित्व, यानी उस जो है 1717 के जो फरुखसियर का दस्तावेज था उस पर उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। क्या दुरुपयोग कर रहे थे, तो कंपनी प्राइवेट थी यानी निजी थी, वह वहां से आए हुए जो थे यहाँ कर्मचारी थे, उस दस्तावेज को कर्मचारी जो है दुरुपयोग करने स्टार्ट कर दिए। सिराजुद्दौला कहा कि नहीं भाई ये चीज नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया कि एक जो है षड्यंत्र का कहा जाए या एक जो है कहा जाए कि सैनिकों को या एक कहा जाए कैदियों को जो कैद किया गया था, उस कैदी में कहा जाता है 146
अंग्रेज थे। यानी 146 अंग्रेज को क्या किया कि 20 जून 1756 को एक जो है 18/14 के हॉल में, यानी 18/14 के कमरे में बंद कर देता है। डेट याद रखना है 20 जून क्या भाई 1756। और प्रातः जब सुबह 21 जून को खोला जाता है तो उसमें से मात्र 23 लोग ही बचते हैं। और 23 लोगों में एक जो है अंग्रेज ऑफिसर था, अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम था हार्डवेल। अब हार्डवेल भी रखता है। कहा जाता है कि हार्डवेल ने किया क्या कि हार्डवेल ने मद्रास गया और मद्रास जाकर जो है मद्रास के गवर्नर से कहा कि ऐसा है कि सिराजउद्दौला हम लोगों को वहाँ अस्थावर रूप में व्यापार करने से रोक रहा है। और क्या किया तो भाई एक कमरे में 146 लोगों को कैद कर दिया। इतनी छोटी कमरा था कि दम घुटने के कारण उसमें बहुत से लोग मारे गए और मात्र 23 लोग बचे, जिसमें मैं भी था। अभी वहां से अंग्रेजों ने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सेना आती है और कलकत्ता के विलियम फोर्ट पर हमला करती है, किलेबंदी कर देती है। हम जानते हैं भाई कि हमारे यहाँ बंगाल में दो लोग फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी एक जो है चंद्रनगर को बसाया था और अंग्रेज जो है कलकत्ता को बसाए थे। यानी फ्रांसीसियों का कब्जा चंद्रनगर पर था और अंग्रेजों की कब्जा कलकत्ता को हो गई। अब इस कब्जे के बाद क्या हुआ, सिराजउद्दौला घबरा जाता है। अब घबराता है तो करता क्या है कि एक संधि करता है। किसके साथ भाई? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों में किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। उसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। इस अलीनगर की संधि किया। कहा कि ठीक है भाई, इस संधि में कि कलकत्ता में आप व्यापार कर रहे हो, कलकत्ता में व्यापार करो, आप जहां रह रहे हो उसको देखो, हम जो है हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे। सिराजउद्दौला समझा कि इतनी सारी बातें हो रही हैं तो मेरे साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। विश्वासघात किया गया और अंग्रेजों के द्वारा यह एक बहुत ही षड्यंत्रकारी युद्ध के रूप में आपके सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि उस जो है बंगाल नदिया जिले प्लासी के मैदान में यानी अंग्रेजों द्वारा एक षड्यंत्रकारी खेल खेला गया। वह क्या भाई था तो सिराजउद्दौला का जो मेन सेनापति था मीर जाफर, इसके बाद इसका दीवान, सिराजउद्दौला का एक दीवान था जिसको कहा जाता है राय दुर्लभ राय। ये दीवान था, सिराजउद्दौला का दीवान था जिनका नाम था राय दुर्लभ राय। मीर जाफर उसके सेनापति थे और एक बंगाल का व्यापारी था जिसका नाम था जगत सेठ। इन तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ संधि की और संधि में कहा गया कि भाई यदि सहायता करते हो हमारा करते हो तो क्या किया जाएगा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। युद्ध होता है प्लासी के मैदान में, युद्ध की शुरुआत होती है। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए ये लोग तैयार हो गए। अंग्रेजी सेना का ये युद्ध विजय नहीं था, यह षड्यंत्रकारी युद्ध था। लोगों ने उसके साथ धोखा दिया और सिराजउद्दौला मारा गया। प्लासी की लड़ाई में देखते हैं कि सिराजउद्दौला की सहायता करने वाले अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने आए हैं, क्वेश्चन बनाने आए हैं। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय जब पढ़ लिए तो आलमगीर प्रथम जो है उपाधि दिया गया था वो औरंगजेब को दिया गया था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला आपको बक्सर युद्ध में भी आएगा। यहाँ सिराजउद्दौला मार दिया गया और मारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कहते हैं कि बंगाल का नवाब बनते ही मीर जाफर मायूस हो गया। क्यों मायूस हो गया? क्योंकि अंग्रेजों ने उससे इतनी मांगे कर ली, यानी 24 परगना का कहा कि हमको चाहिए, दीवानी टैक्स चाहिए। 33 लाख रुपए पर ईयर मांग की गई कि 33 लाख रुपए पर ईयर हमको अपने यहाँ से दीजिए।
मिर्जाफर यह नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट यही निकला कि कहा जाता है कि मिर्जाफर को उतार दिया गया, नहीं किया तो रिजल्ट था मिर्जाफर खुद जो है व्याकुल था, सोचता था कि ये कोई मेरा गद्दी ले। उसने त्याग पत्र दिया और अपने दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम का गद्दी पर बैठता है। मीर कासिम गद्दी पर बैठते ही वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्रकारी रूप लेता है। कहता है कि जैसे अंग्रेज बंगाल में डेवलप किए और 1717 की दस्तावेज का दुरुपयोग किए, वो नहीं होना चाहिए था और वो मैं नहीं होने दूंगा। कैसे भाई? उस दस्तावेज को सुधार के लिए किया क्या? पहले तो राजधानी बताए कि बंगाल की ढाका, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद। उसने क्या किया कि इसी मुर्शिदाबाद से अर्थांतरित करके मुंगेर लेकर चला है। मुंगेर लेकर जब आता है तो कहा जाता है कि मुंगेर राजधानी लाया और मुंगेर में तोप और तोड़ेदार बंदूकों की कंपनियां बनाने स्टार्ट कर दी। यूरोपीय पद्धति द्वारा अपने सैनिकों की जो है ट्रेनिंग देने स्टार्ट कर दी। यह सारी चीजें देखते हुए अंग्रेज व्याकुल हो गए कि क्या कर रहा है, बंगाल का शासक है, इसको सारी व्यवस्था बंगाल में करनी चाहिए, तो अलग अलग तरीके से जो कर रहा है, इसको अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज भी अब समझ गए कि हम लोगों के साथ जो है षड्यंत्र हो रहा है। मीर कासिम को फिर हटा दिए और मीर कासिम को हटाकर फिर दोबारा मिर्जाफर को, यानी 1760 से लेकर 1763 तक मीर कासिम गद्दी पर बैठा रहता है, लेकिन उसको हटा दिया जाता है। मिर्जाफर गद्दी बैठता है। मीर कासिम षड्यंत्र करके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, कहा जाता है कि उसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस युद्ध का जो है सेनापति के रूप में वर्क किए थे। किस युद्ध का? बक्सर के युद्ध का। यहाँ बक्सर का वार होता है 1764 में। वहां सेनापति का जो है रूप में शाह आलम द्वितीय वहां वार किए थे, हार गए थे। बता रहे हैं कुछ और क्वेश्चन इधर जो छूटा हुआ है कि कैसे कैसे क्या है। जैसे हम जानते हैं कि प्लासी का वार हुआ। प्लासी का वार का खंडन हुआ क्या भाई? तो यह हुआ 23 जून कब? तो 1757। कहाँ? तो बंगाल जिला नदिया, डिस्ट्रिक्ट नदिया, प्लासी के ग्राउंड, प्लासी के मैदान पे। और यहाँ अंग्रेज और सिराजउद्दौला के बीच अंग्रेजों की सहायता करने वाले मुगल बादशाह, अवध का नवाब, सिराजउद्दौला का सहायता करने वाले मैं बताया कि राय दुर्लभ राय जो दीवान थे, जगत सेठ जो बंगाल के व्यापारी था, और मिर्जाफर जो कि सिराजउद्दौला का सेनापति था। प्लासी के वार में पूछता है कि मुख्य रूप से भाई कौन सिराजउद्दौला का सेनापति था और कौन जो है ब्रिटिश सेना का सेनापति था। तो ब्रिटिश सेना का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव और सिराजउद्दौला का सेनापति का नाम था मीर मदान। सिराजउद्दौला के सेनापति का नाम क्या था? मीर मदान। अब आते हैं कि क्वेश्चन पुटअप किया है। ऐसे हो सकता है कि आप लोग में इंट्रेंस में न जाए उतना डीप, लेकिन याद करना है कि यहाँ पर अंग्रेज सैनिक के हेड भी था प्रमुख, जिसका नाम था लॉर्ड डेक। क्वेश्चन हम बनाते चले जाएंगे। लॉर्ड डेक याद करना है, रॉबर्ट क्लाइव याद करना है। इसी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नरों की नियुक्ति होने लगी। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर बना, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक गवर्नर रहा। और कहा जाता है कि इसी काल में यानी 1760 में 1760 में हुआ क्या भाई? तो बंगाल में क्या किया गया कि दोहरी भत्ता लगाने की शुरुआत कर दी गई। और उसी दोहरी भत्ता के विरोध में बंगाल में श्वेत विद्रोह शुरू हो गया। इतना सब होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को हटाया गया, बंगाल के गवर्नर से दूसरे गवर्नर आ गए। हमको याद क्या करना है? श्वेत विद्रोह। और श्वेत विद्रोह क्यों किया गया? तो दोहरी भत्ता अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर लगाया गया, बंगाल वासियों पर, बिहार वासियों पर और उड़ीसा के वासियों पर। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज
षड्यंत्रकारी ढंग से युद्ध वार करते थे। तो अंग्रेज क्या किए, जो है बेदरा का युद्ध होता है वो 1759 यानी 1759 में अंग्रेज बेदरा के वार में डचों को हराकर डचों की जो हेड क्वार्टर ईस्ट पांडिचेरी थी उनको जो है अंग्रेजी एरिया में मिला देते हैं, यानी अंग्रेजी क्षेत्र में मिला दिया जाता है। 1760 में यानी 1760 में वांडीवास का वार होता है। उस वांडीवास के वार में क्या भाई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच होती है और फ्रांसीसी को पांडिचेरी से भगाना, भारत से भी भगा देना और अंग्रेजों की कब्जा पूर्ण रूप से पांडिचेरी पर हो जाती है। पांडिचेरी पर कब्जा कर लेना। अब देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा क्या। तो भाई वांडीवास का वार कब हुआ, 1760। वांडीवास का वार विजय किसने किया, अंग्रेज ने जीत लिए थे। वांडीवास में अंग्रेजों के सेनापति कौन था, तो उनका नाम था बेटा आयरकूट। अंग्रेजी सेनापति आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति का नाम था लाली। ये दोनों को याद रखना है वांडीवास के युद्ध के लिए। अब देखते हैं एक वार होता है जिसको कहा जाता है कि पानीपत का थर्ड वार। इस पानीपत का थर्ड वार जो था नादिर शाह का उत्तराधिकारी जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली इस पानीपत की तृतीय युद्ध को जीत लेता है, मराठों की हार होती है। आगे बढ़ते हैं 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब सुजाउद्दौला एक साइड में रहते हैं और अंग्रेज एक साइड में रहते हैं। यह अंग्रेजों की वर्चस्व की युद्ध था, अंग्रेजों की वीरता देखी गई। यह युद्ध कूटनीति ने इसमें हरा दिए। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बुरी तरह से पराजित किया और अवध नवाब और शाह आलम द्वितीय वहां से मैदान छोड़कर भाग गए। बक्सर के युद्ध के बाद होता क्या है बेटा कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है और वह 1765 समय एक ऐसा था कि दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद में दो संधियां होती हैं। एक इलाहाबाद की संधि जो प्रथम संधि होती है उसके तहत मुगल बादशाह को कह दिया जाता है कि आपको पेंशन दिया जाएगा और आपकी संपत्ति की सुरक्षा का गारंटी हम लोग लेते हैं। अवध के नवाब के साथ सेकेंड इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। वहां कहा गया कि आपकी सुरक्षा का गारंटी मैं लेता हूं, हम लोग लेते हैं और जो है आपको पेंशन दी जाएगी, पर ईयर पेंशन देने की बात कही गई और ये सारे मान गए। यहाँ यहीं पर ही जब यह सुविधा मिल गई अंग्रेजों को तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था, जिसको डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है, उस द्वैध शासन व्यवस्था के तहत भारत के 3 प्रांतों यानी बंगाल में जुटे हुए बिहार और उड़ीसा और बंगाल में दीवानी पद ला दिया जाता है। दीवानी पद आता है तो इसमें देखते हैं कि 2-3 लोग आते हैं, यानी राय सातिव राय को, जिसको कहता है राजा सातिव राय को बिहार का दीवान बनाया जाता है, राय दुर्लभ राय को उड़ीसा का दीवान बनाया जाता है और मिर्जाफर जो था, मिर्जाफर को कहाँ का, तो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। 2 तरह से मिर्जाफर की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। बंगाल का गवर्नर था ही, मिर्जाफर को यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और मिर्जाफर का नवजात बालक था जिसका नाम था निजामुद्दौला और उसको जो है गद्दी पर बैठा दिया जाता है। 1765 का द्वैध शासन व्यवस्था यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, भारत में दीवानी पद लाना और बंगाल और बिहार में लागू करना, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से बढ़ेंगे कहाँ, तो देखते हैं कि यहाँ से महत्वपूर्ण चीज क्या आपको बताया जाता है। हम एक एक्ट सुने, जो एक्ट सुने बेटा वह है रेगुलेटिंग एक्ट। कहा जाता है कि 1773 का यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में एक लिखित संविधान के रूप में आया। लिखित संविधान हम क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि ब्रिटेन का संविधान बेटा अलिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है और भारत का संविधान लिखित और अलिखित दोनों है। इसलिए ब्रिटेन के द्वारा लिखित रूप में आया। वह रेगुलेटरी एक्ट 1773 का चेंजिंग क्या करता है कि बंगाल के जो गवर्नर होते हैं उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। याद हमको क्या रखना है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते ही वारेन हेस्टिंग्स करता क्या है कि वह 2-3 वर्क ऐसे करता है जिससे भारत में चेंजिंग आती है। कुछ एरियाज को मिला लेता है अपने क्षेत्र में। जैसे हम देखते हैं कि इलाहाबाद वाराणसी फर्रुखाबाद के संधि के तहत 1772-73 में 1772-1773 में रुहेल पर आक्रमण, रुहेलखंड पर आक्रमण। रुहेल एक जनजाति थी, यह अफगानिस्तान से आकर जब बसे हुए थे जिसको रुहेलखंड कहते हैं। मुगल बादशाह का सहायता करना और रुहेलों पर लूटपाट करना। मुगल बादशाह रुहेलों पर आक्रमण करते हैं और वारेन हेस्टिंग्स की सेना जाकर वहां लूटपाट करती है। इन सारी सब चीजों को, और आएगा आगे क्या क्या होता है, सारी सब चीजों को देखते हुए एक अंग्रेज अधिकारी यानी पार्लियामेंट्री अधिकारी था, वहां के सीनेट का अधिकारी था, वो भारत आया तो देखा कि वारेन हेस्टिंग्स बहुत बड़ा ही अत्याचार भारत पर कर रहा है। क्या क्या कर रहा है कुछ चीजें हम देख लेते हैं, क्या भी ऐसा वर्क किया। तो हम जानते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का जन्मदाता जो है वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। वहां क्या हुआ कि 74 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता एस्टेब्लिश हो गई और फर्स्ट जो है सीबीआई जो है यानी चीफ जस्टिस बनाया गया। उनका नाम था इलिजिया इम्पे। इलिजिया इम्पे जो है फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस बने और 3 अन्य जो है जस्टिस यानी जो है जस्टिस थे, उनका नाम था हाइट, चेम्बर्स और वेरेलस्ट। फर्स्ट का नाम हाइट, सेकेंड का नाम वेरेलस्ट और थर्ड का नाम चेम्बर्स। भारत में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाना, दंड देने की प्रावधान भारत में शुरू हो गई। यहाँ पहला दंड और पहली फांसी किसको मिली तो एक नंद कुमार नामक मुर्शिदाबाद का सूबेदार था। उस सूबेदार ने क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया कि वारेन हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बाई से 3.5 लाख रुपए लेकर उसके नवजात बालक को गद्दी पर बैठाया। वारेन हेस्टिंग्स को यह बातें अच्छी नहीं लगी और नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया। क्वेश्चन देखिए इंट्रेंस में पूछा है कि न्यायिक जन्मदाता और न्यायिक हत्यारा दोनों चीज, तो न्यायिक जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स और न्यायिक हत्यारा भी वारेन हेस्टिंग्स। वर्त कहता है कि नंद कुमार को फांसी देना ये न्याय नहीं था, ये न्याय का हत्या हुआ, ये जस्टिस मर्डर है, इसीलिए उसको न्यायिक हत्यारा भी कहा जाता है। वर्क इन पर महाभियोग भी लगाया, यानी 1785 में इन पर महाभियोग लगा और 1795 में 95 में ये महाभियोग से बरी हुई। वारेन हेस्टिंग्स का कुछ और कार्य देख लेते हैं। जैसे हम लोग सुने हैं लैंड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था। यह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था सबसे पहले भारत में सल्तनत काल से शुरुआत हुई। वह इल्तुतमिश शासक था जिसने भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। अकबर भी अपने यहाँ भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लागू करता है। अब हम यहाँ वारेन हेस्टिंग्स पढ़ते हैं तो ये भी भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते हैं। टाइम आपके एग्जाम में आ भी सकता है, इसका टाइम है 1774। लैंड सिस्टम, वारेन हेस्टिंग्स और क्या किया तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किया।
कलकत्ता में मदरसे की स्थापना हुई। कब हुई? जब 1781। इस मदरसे में बेटा अरबी एवं फारसी भाषा की पढ़ाई होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, मदरसा पूछा हुआ है, बार बार पूछेगा किस लैंग्वेज की या किसका पढ़ाई होता था, तो अरबी एवं फारसी भाषा का एजुकेशन दिया जाता था। देखते हैं आगे चलते हैं हम। 1784 एक ऐसी टाइम है जहां एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज आता है जिसका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास का पथ प्रदर्शक माना जाता है। विलियम जोन्स ने किया क्या कि बंगाल में, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का एस्टेब्लिश करना, यह एक एजुकेशन डिपार्टमेंट था। इस जो है एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल जो एसोसिएशन था, ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट था। इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत सी चीजें ऐसी है जो खामियां थी, जो त्रुटियां थी, उनको पूरा किया गया। जैसे हम लोग मेगा स्नीज का इंडिका पुस्तक पढ़ते हैं। मेगा स्नीज अपने इंडिका पुस्तक में लिखता है कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, वह यूनानी राइटर ने जो कहा कि एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस, इंडिका में जो मेगा स्नीज लिखते हैं उनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य नाम देने वाला जो व्यक्ति था विलियम जोन्स थे। पोलोबोथा शब्द लिखा हुआ था। उस पोलोबोथा को विलियम जोन्स ने कहा कि यह जो है पाटलिपुत्र है। दो अलग अलग नाम याद करेंगे, पोलोबोथा, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। भारतीय इतिहास का पथ प्रदर्शक जो ही आ जाएगा कि भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से, एक भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से कौन लिखा, वहां विसेंट स्मिथ हो जाएगा बेटा। वो इतिहास को क्रमबद्ध वाइज लिखे हैं। एक क्रमबद्ध वाइज पथ प्रदर्शक माना जाए, वो दर्शाया है कि इसी आधार पर आपको इतिहास को पढ़ना है और इतिहास को इसी आधार पर पढ़ना है। हम बात करेंगे आगरा मैसूर युद्ध भी इसी बीच में हुआ है, वह एक अलग टॉपिक रहेगा। टीपू सुल्तान और जो है हैदर अली, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि विजयनगर साम्राज्य से लेकर और यादगार वंश तक कैसे यह चला आया चीजें, वो अलग पार्ट होगी। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ ब्रिटिश, अब ब्रिटिश पर मैं आ गया हूं बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो जो वर्क हुआ है मैं बोल दिया हूं। ब्लैक बोर्डिंग ये नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि आप जो बोल रहा हूं उसको आप लिखिए। और क्या करना है कि इसके बाद जब आता है गवर्नर, वो जो क्या करता है बंगाल का गवर्नर जनरल, वो 1 साल तक रहता है, कोई जो वर्क नहीं करता है, जिसका नाम है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन 85 से 86 तक रहता है, उसका कोई भी वर्क नहीं होता है। एक वर्क 85 में देख लेते हैं क्या, तो एक जो है लॉर्ड पिट्स यानी विलियम पिट्स भी कहा जाता है, एक व्यक्ति रहते हैं। और उस पिट्स ने क्या किया कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन में पहले गठित किया, 84 में गठित किया और भारत में आया और 85 में भारत में लागू हुआ। ये क्या था? ये जो था भारतीय जस्टिस सुधार, यानी भारतीय न्यायालय में सुधार के लिए बहुत सारी की खामियां हुई। नंद कुमार को फांसी दे दी गई, जगहों को अपने आप मिलाने स्टार्ट कर, क्षेत्रीय एरियाज को मिलाने स्टार्ट कर दिया वारेन हेस्टिंग्स। धोखा से टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। ये सारी चीज सुधार के लिए, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था में सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, कैसे प्रशासनिक सुधार और कैसे न्यायालय सुधार, उसके करने के लिए कंपनी जानते थे कि प्राइवेट थी, वहां एक आता है बेटा पद पोस्ट, जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर रहते हैं। ये 6 मेंबर को कहा जाता है कि भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल डिसीजन ले रहा, वो न्यायालय में न डिसीजन, न्यायालय में इन्हीं मेंबरों द्वारा डिसीजन लिया जाए। जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो देखता है, उस डिपार्टमेंट छोड़ दे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आ गया कंट्रोलर के हैंड में। इससे क्या हुआ कि न्याय में कुछ न कुछ न्याय मिलने स्टार्ट हो गया।
पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये पोस्ट याद रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आ गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया। अब यहाँ क्या हुआ बताया कि सरजान मैकफेर्सन आते हैं, कोई वर्क नहीं। अब आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1786 से 1793 और एक बार 1 मंथ के लिए 1805 में बनता है। करता क्या है भाई, उसने क्या किया कि जो लैंड सिस्टम आ रहा था, जो भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था आ रहा था, उसको जो है तब्दील कर दिया भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, यानी परमानेंट लैंड सिस्टम वहां लागू कर देता है। परमानेंट लैंड सिस्टम लागू करता है तो वहां स्टाम्पिंग की शुरुआत हो जाती है, दस्तावेज तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं कि भारतीय किसानों की जमीन को एक जो है स्टाम्पिंग करके लिया जाता है। कहा जाता है कि जब तक आप मेरे मनी दोगे नहीं तब तक मैं आपको भूमि, ये लैंड जो है छोड़ूंगा नहीं। वह अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में तब्दील कर देता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि फादर ऑफ आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, भाई जिले में कलेक्टर का पद, डीएम का पद लाने वाला, डीएम का पद लाया। लेकिन उस समय जो आईसीएस बनते थे वो आईसीएस मात्र एक सेलेक्ट होते थे। वो सेलेक्ट कौन होते थे? तो ब्रिटिशर होते थे, अंग्रेज होते थे। अब हमको क्या याद करना है कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर ही जो है आईसीएस बन सकते हैं। इसमें बेटा एग्जामिनेशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गया। कब? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। किस समय भाई? तो 1853 में। यह एग्जाम फर्स्ट टाइम कहाँ होता था? तो यह एग्जाम फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ लंदन में। हमारे यहाँ जो फर्स्ट इंडियन क्वालिफाई किए थे आईसीएस, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर और उनकी टाइम पीरियड जो थी वो 1863 थी। अरविंद घोष भी आईसीएस पास किए थे लेकिन घोड़सवारी में फेल कर गए थे। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस पास किए और त्याग पत्र दे दिए। आईसीएस का एग्जाम भारत में 1922-23 में शुरुआत कलकत्ता में किया गया। इससे आपकी एक क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस में बनता है, किसी तरह आपसे घुमाकर पूछेगा कि कौन कौन सी व्यवस्था हुआ था। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखते हैं कि 1791 में एक रेजिडेंट रहते हैं, अंग्रेज रेजिडेंट, जिनका नाम है जोनाथन डक्कन। जोनाथन डक्कन ने किया क्या कि जोनाथन डक्कन ने 1791 में वाराणसी आकर एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वह संस्कृत विद्यालय 1796 में हुआ क्या? वह कॉलेज यानी महाविद्यालय हो गया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस कोड आता है भारत में, तो उस कोड के तहत एडमिनिस्ट्रेशन में शुरुआत की जाती है। इसी समय चार्टर एक्ट फर्स्ट आता है। चार्टर एक्ट फर्स्ट आता है तो लैंड सिस्टम में शुरुआत की जाती है 1793। कॉर्नवालिस कोड द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक व्यवस्था और लैंड सिस्टम में सुधार चार्टर एक्ट फर्स्ट, उसको वहीं पर लिखा गया कि असपरिस्ता का सिद्धांत लागू होना। जहां हम लोग आर्टिकल 17 पढ़ते हैं जो फंडामेंटल राइट में, वहां चीज यहां आया, कहा कि छुआछूत असपरिस्ता। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जाकर सीनेट के असेंबली में बोलता है कि भारत के साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ था और बहुत ही बड़ा अत्याचारी लोग वहां वर्क कर रहे थे। सहन नहीं कर पाता है। होता क्या है कि 1805 में एक बार दोबारा उसको फिर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1 महीने में डेथ कर जाता है। कोई कहता है हार्ट फेल कर गया, कोई कहता है फांसी लगा लेता है, डेथ करता है। और वही एक गवर्नर जनरल बंगाल का है जिसकी समाधि वाराणसी की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। हम देखें आगे चले तो एक जो है अंग्रेज आता है, अंग्रेज गवर्नर
जनरल बंगाल का आता है जिसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। हम इम्पोर्टेंट पढ़ते चले जाएंगे। जब ही हम यूपीएससी और नेट की क्लास लेंगे उसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखवाएंगे। इंट्रेंस है, आज 13 से 14 दिन में इंट्रेंस है बीए टू बीए का, और लगभग 10 दिन में बीए एलबी का इंट्रेंस है। तो क्वेश्चन बनाए कि कहां से क्वेश्चन अधिक आप में आ सकता है। लॉर्ड वेलेस्ली आता है, लॉर्ड वेलेस्ली आता है तो जो है 1799 से 1805 तक रहता है। उसने क्या किया कि सहायक संधि लागू कर दी। सहायक संधि लागू की तो उस पर फर्स्ट जो सिग्नेचर करने वाला है वो हैदराबाद का निजाम है। 1799 1801 में चित्तौड़ का राजा करते हैं। 1803 में पेशवा किंग बाजीराव द्वितीय करते हैं। हमको याद कर लेना है कि बाजीराव द्वितीय के जो दंतक पुत्र थे वो नाना साहब थे। अब जब ही हम आगे बढ़ते हैं बेटा तो एक आता है कि फर्स्ट सैनिक मूवमेंट। और सैनिक मूवमेंट, सैनिक जो विद्रोह हुआ था वो मद्रास के बेल्लूर में हुआ था। वो मद्रास के बेल्लूर में स्टार्ट हुआ। कारण क्या था? तो कहा गया कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध और कान में बाली पहनने पर प्रतिबंध, ये तीनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिक विद्रोह किए, वहां पर विद्रोह किए तो एक जो रूल बना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया पहचान के लिए, उसी प्रकार वहां का गवर्नर यानी मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक रूल निकाला और कहा कि सभी भारतीय सिपाहियों पर ईंट का निशान लगाया जाए। गर्म कर दिया जाता था, लोहे का रहता था और माथे पर जो है निशान लगा दिया जाता था कि इनकी हुलिया पहचान होगी कि ये इंडियन हैं और यह ब्रिटिश सेना में हैं। इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो जो है सर जॉन वार्लो था। लेकिन हमको मद्रास का गवर्नर याद रखना है। विद्रोह मद्रास में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत ही लोकप्रिय जो है गवर्नर बंगाल का और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल बंगाल का और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे। देखते हैं क्या, तो 1809 में होता क्या है बेटा, यह एक अमृतसर की संधि होती है। चार्ल्स मैक्टाफ और रणजीत सिंह के बीच होती है अमृतसर की संधि 1809 यानी 1809। अब इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इस समय 1809 में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था, क्योंकि उसकी जो है शासन काल जो है 1807 से 1813 तक था। हम 1813 आ जाते हैं डायरेक्ट। इधर जो है क्वेश्चन जब राजा राम मोहन राय पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली बार एक पत्रिका की शुरुआत की गई थी, एक मैगजीन की शुरुआत की गई थी। कुछ मैगजीन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो पेपर था, न्यूज पेपर था, हिंदू नाम से चली नहीं। बढ़ते हैं, कहते हैं कि 1813 यानी 1813 का चार्टर एक्ट भारत में आया। अब उस चार्टर एक्ट में लिखा गया कि भारत में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश कराना, यानी ईसाई मशीनरी मतलब जो धार्मिक चेंजर होते थे, जो रिलीजन चेंज कराते थे, यानी पोप, ऐसे लोगों को भारत में प्रवेश करा दिया गया। कहा गया कि ब्रिटेन के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। किस पर से? व्यापारिक मार्ग पर से, यानी यूरोपीय, कहीं यूरोपीय एकाधिकार, ब्रिटेन एकाधिकार, यूरोपीय एकाधिकार पढ़ो, यूरोपीय एकाधिकार को समाप्त किया गया व्यापारिक मार्गों से और चीन से व्यापार मार्ग के लिए रखा गया। और क्या हुआ?
यहाँ क्या हुआ कि भारतीय जो एजुकेशन था इसको जो है दो पार्ट में बांट दिया गया। एक को कहा गया प्राच्य शिक्षा यानी इंडियन एजुकेशन, और एक को कहा गया प्राच्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन। अब उसी चार्टर एक्ट में आता है, कहा जाता है कि भारतीय साहित्यिक विद्वानों को पर ईयर 1-1 लाख रुपए दीजिए। किसके लिए? तो भारतीय एजुकेशन डेवलप के लिए, भारतीय शिक्षा विकास के लिए। चार्टर एक्ट यह आया। इसके बाद ही 1814-15 में अंग्रेजों का आक्रमण नेपाल को हो जाता है। कहा जाता है कुमायूं रानीपत, कुल्लू, मनाली और शिमला को अंग्रेजों द्वारा भारत में मिला लिया जाता है। अब देखते हैं कि राजा राम मोहन राय इसी समय, भाई यहाँ लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, और लॉर्ड मिंटो के बाद 1813 से लेकर 1823 तक रहता है गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। चार्टर एक्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आया। नेपाल पर आक्रमण लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। अब यहाँ कलकत्ता में आत्मीय सभा की गठन होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। वहीं 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उनके सहयोगी मित्र जो थे डेविड हेयर थे। राजा राम मोहन राय के भाई डेथ कर जाते हैं तो उनकी पत्नी सती हो जाती हैं। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने 1818 से लेकर 1820 तक सती प्रथा आंदोलन किए प्रतिबंध के लिए। अब ये जो है आंदोलन को सफलता कब दिलाई? तो 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक किया गया कि सती प्रथा और ठगी प्रथा धारा 17 के तहत यानी एक्ट जो है 17 के तहत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। ये याद रखना है। अब देखिए 1823 तक वह लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। 1823 में ही 3 मंथ के लिए एक गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं जिनका नाम है लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स का सबसे मुख्य कार्य यही है कि वो करता क्या है कि भारतीय प्रेसों पर पहली बार प्रतिबंध लगाता है। इसी समय 1823 में दूसरा सैनिक विद्रोह होता है, बैरकपुर में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मैंने बंगाल स्टार्ट किया, ब्रिटिश आ गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ाएंगे और यहाँ स्टॉप करेंगे। अब फिर इसको जब लेकर जाएंगे तो सेकेंड क्लास में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद से अभी कहीं बात 1857 रिवोल्ट पर जाएंगे। वहां बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है क्या करता है कि यह जो है 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और चार्टर एक्ट 1833 के तहत इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां क्या होता है कि उस जो है चार्टर एक्ट में लिख कर आता है कि भारत में एक यूनियन एस्टेब्लिश किया जाए, एक संघीय कानून बनाया जाए। उस संघीय कानून में 6 मेंबर रखे गए, 6 मेंबर रखे गए। 3 मेंबर इंडियंस और 3 मेंबर्स जो है ब्रिटिशर्स थे। अब क्या हुआ कि इसी जो है मेंबर्स ने यूनियन ने क्या किया कि चार्टर एक्ट के द्वारा एक जो है एजुकेशन सचिव यानी शिक्षा सचिव, किसको भाई? मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को बंगाल का शिक्षा सचिव नियुक्त कर दिया गया। बंगाल का शिक्षा सचिव मैकाले हो जाता है। वो अपना एक डिस्पैच लाता है 1835 में। उस डिस्पैच में लिखा रहता है कि भारतीयों को प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में, भारतीयों को हायर एजुकेशन
अंग्रेजी भाषा में दी जाए और भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और यूरोपीय साइंस पढ़ाया जाए, यूरोपीय लिटरेचर एवं यूरोपीय साइंस पढ़ाया जाए। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि यदि एंट्रेंस आपको निकालना है तो कोई प्राइवेट बुक, कोई एक राइटर, कोई एक टीचर, कोई एक नोट्स आपको एंट्रेंस नहीं निकलवाएगा। आपको बेसिक नॉलेज की बहुत ही जरूरत है। वह बेसिक नॉलेज मिलेगा कहाँ से? तो जो आप एकेडमिक किए हैं उसी एकेडमिक से आप में क्वेश्चन आते हैं। वह एकेडमिक पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न तो हर साल बीए कुछ न कुछ चेंज करता है। सिलेबस में एनसीईआरटी चेंज नहीं होगा कभी भी, जिससे 75% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप करते हैं। ये हम जो पढ़ा रहे थे ये क्लास 8 की चीज है। क्लास 8 में जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, ये सारी चीजें दिया हुआ है। हम बंगाल और ब्रिटिश इसलिए स्टार्ट किए कि बंगाल और ब्रिटिश जब स्टार्ट करेंगे तो अब एक न्यू थ्योरम से पढ़ाएंगे। वो होगा कि पोस्ट मुगल एम्पायर, वह होगा मुगल एम्पायर। टोटल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन बनानी है। यही मुगल पोस्ट मुगल एम्पायर पढ़ाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन जो मुगल एम्पायर और ब्रिटिशर, डच, फ्रांसीसी ऐसे से जो छूटा हुआ है वह सब कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।